Hey guys, what's up? I hope you all are doing great. So today we will discuss the second part of the making of the Indian Constitution. हम पहले इसका एक पार्ट कर चुके हैं. जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. आपको चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी लक्ष्मीकांत सीरीज़ की. वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कवर कर चुके हैं और टेलीग्राम पे आपको नोट्स भी मिल गए हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तक के. ठीक है, तो आप कंबाइन नोट्स फिर इसके बाद आपको मिल जाएंगे. सो चलिए, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को हमने डिस्कस किया था कि उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या चेंजेस आए थे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो फंक्शन हो गए थे, एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एंड ए लेजिस्लेटिव बॉडी. ठीक है, तो जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी एक्ट करती थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उस दौरान उसको कौन हेड करता था? जीवी मवलानकर. ठीक है, जीवी मवलानकर उसको हेड करते थे. और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनको कौन हेड करता था ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए थे इससे पहले कि उसको डिसॉल्व किया जाता. ठीक है, तो मई 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये रेटिफाई किया, मतलब कि कंफर्म किया कि इंडिया आज़ादी के बाद भी कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेगा. ठीक है, कॉमनवेल्थ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबर कौन है? यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, और साथ साथ में वो सारे मेंबर्स हैं या वो सारी कंट्रीज या रीजन हैं जहाँ पे यूके ने कभी ना कभी उस पर कंट्रोल किया था, उस पर राज किया था. ठीक है, सो ये है कॉमनवेल्थ. ठीक है, तो इंडिया ने बोला कि आज़ादी के बाद भी हम कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेंगे. और जुलाई 22 को 1947 को इंडिया ने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया. बहुत बार स्टैटिक के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग इंडिया ने क्या किया था? अडॉप्ट कर लिया था. ठीक है, फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को 3 इवेंट हुए. ठीक है, 3 इवेंट क्या हुए? एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट कर लिया, और साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहला प्रेसिडेंट बना दिया इंडिया का. ठीक है, क्या क्या हुआ? 24 जनवरी को नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहला प्रेसिडेंट बना दिया गया. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना समय लगा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? ठीक है, तो लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे. कितना लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे. और टोटल सेशन जो थे वो 11 सेशंस थे. ठीक है, 11 सेशन थे, 11 मंथ थे, 2 साल थे और 18 दिन थे. याद रखिएगा, कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कितने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होगा? जो दूसरी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, लगभग 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने पढ़ा, उनको समझा, और जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थे हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट हो सकते थे उनको मॉडिफाई करके या एज सच उन्होंने अपने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला. ठीक है, तो कई बार बोला जाता था इसकी क्रिटिसिज्म में, कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिटिसिज्म में, कि ये क्या है, मतलब दूसरों का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है. मगर BR अम्बेडकर जी ने उसके रिप्लाई में कहा था कि हमने एज सच नहीं डाला है, जो भी अच्छी बातें हैं और जो हमारे इंडिया के हिसाब से हो सकती थी उसको मॉडिफाई करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उतारा है. ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो है कि हमने कॉपी पेस्ट करा हुआ है. टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 64 लाख उस समय हमारे संविधान को बनने में खर्चा हुआ था. आगे बात करते हैं हम. 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना फाइनल सेशन करती है. ठीक है, तो मगर उसके बाद भी वो जो पार्लियामेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, ठीक है, पार्लियामेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रही थी वो एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, बिकॉज उस समय इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के दौरान क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 फंक्शन हो गए थे कि जब तक कि हमारा खुद का पार्लियामेंट नहीं बन जाता इलेक्शंस के बाद, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही लॉ बनाने का काम करेगी, जो भी डिसीजन लेने होंगे वो सारे काम करेगी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फंक्शन है वो तो समाप्त हो जाता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वो तो समाप्त हो जाता है, मगर एज ए पार्लियामेंट एक्ट करना वो तब तक समाप्त नहीं होता जब तक कि पहली जनरल इलेक्शन नहीं होती 1951 1952 में. ठीक है, पहले जनरल इलेक्शन जब हो गई, जब पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट चुन के आ गई, मतलब जो इलेक्शन हुई और जो भी मेजॉरिटी में आया, उसके बाद जो पार्लियामेंट्री फंक्शन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो भी डिसॉल्व हो गया. ओके, सो बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, एन नंबर ऑफ टाइम्स में और एन नंबर ऑफ एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी कमेटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की.
कौन सी मेजर कमेटीज थी? तो याद रखिएगा, एज सच ये क्वेश्चन यूपीएससी में मैंने देखा कि कितनी मेजर कमेटीज थी, हम अक्सर भूल जाते हैं इसको देख के। तो 8 मेजर कमेटीज थी, याद रखिएगा। कितनी कमेटीज थी? 8 मेजर कमेटीज थी और बड़ी सारी माइनर कमेटीज भी थी। और यहाँ पे हम जो है स्पेसिफिकली जो मेजर कमेटीज हैं 8 उनको देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उसके चेयरपर्सन कौन थे, उस कमेटी का नाम क्या था। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे हम। मेरे सब जो हेड, अगर जवाहरलाल नेहरू जी उसके चेयरपर्सन हैं तो कौन कौन सी कमेटी के चेयरपर्सन थे वो मैंने सारे एक साथ लिख दिए यहाँ पे। जैसे यूनियन पावर कमेटी हो गई, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गई, स्टेट्स कमेटी। इससे आपको ध्यान रहेगा कि कौन कौन सी कमेटी के कौन कौन से चेयरपर्सन थे। देखो, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी, इन तीनों कमेटीज के जो चेयरपर्सन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। तो उसके लिए जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? सरदार पटेल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम चेयरमैन क्यों नहीं बोल रही है, चेयरपर्सन क्यों बोल रही है? तो टीचिंग का ये असूल है कि टीचर को हमेशा जेंडर न्यूट्रल चलना पड़ता है। ठीक है, चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन बोलना होता है, ताकि जो है स्टूडेंट्स को ऐसा ना लगे कि जो है चेयरमैन या जो भी हेड है वो सिर्फ मैन ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एज अ टीचर आपको चेयरपर्सन या जो भी जिस तरह के ऐसे होते हैं, जैसे बैटर्स, ठीक है, बैट्समैन ना बोल के बैटर्स बोलना, तो ये सब कुछ लैंग्वेज में चेंज करना पड़ता है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ी अगर आप एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं कहीं पे तो आपको ये हेल्प करेगा। ओके, थोड़ी सी नॉइस आपको सुनाई दे रही होगी, प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। चलिए, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको कौन नहीं जानता? ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो मेजर कमेटी थी, तो इसके हेड कौन थे? BR अम्बेडकर जी। ये क्वेश्चन कितनी ही बार पूछा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। ओके, सो इन दोनों कमेटीज के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, चलिए अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कई बार ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि ये कब सेटअप हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा अगस्त 29, 1947 को ये सेटअप हुई थी। अब आप बोलोगे मैम इतना सारा डाटा हम कैसे याद करें? देखो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करके ही ये डाटा लर्न हो सकता है। ओके, आप वीडियो देखिए, उसके बाद PDF पढ़ेंगे, 1-2 बार वीडियो को पहले नॉर्मल स्पीड में देखिए, फिर 2x की स्पीड में देखिए, जितने में आप कंफर्टेबल है, तो आपको ये लर्न हो जाएंगी बातें। ठीक है, अगस्त 29, 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप होती है। इसमें टोटल कितने मेंबर हैं ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है, मैंने खुद से देखा है। टोटल 7 मेंबर्स थे। देखिए किस तरह से, अगर यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक बना सके, 1947 में ये सेटअप हुई थी, तो 1947 में और उसके 7 मेंबर्स थे। ईजिली वे में यहाँ से आप याद रख सकते हो। इनके मेंबर भी कई बार एग्जाम में आपको 3-4 पर्सन दे देंगे और उसमें से पूछ लेंगे कि कौन से इसमें से मेंबर्स थे, कौन से नहीं थे। सो BR अम्बेडकर जी इसके चेयरपर्सन थे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी आयर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला एंड N माधव राव ही रिप्लेस BL मित्तर। ठीक है, N माधव राव ने BL मित्र को रिप्लेस किया था क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया था ड्यू टू हिज इल हेल्थ। ठीक है, देखो M से माधव और M से मित्तर, तो माधव ने मित्र को रिप्लेस कर लिया था। कृष्णमचारी ने रिप्लेस कर दिया था DP खेतन जी को, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। ठीक है, K से कृष्णमचारी, K से खेतन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो देखो फोर्स में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को आता है, मगर ये इनेक्ट पहले ही हो गया था। BR अम्बेडकर जी ने फाइनल ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो रखा बना के। ठीक है, और 4 नवंबर 1948 को उसकी पहली रीडिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, हमारे अगर JKSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो ये शायद ना पूछे, मगर अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, EPFO की तैयारी कर रहे हो या KS की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि फर्स्ट रीडिंग उसकी कब हुई थी। तो 4 नवंबर 1948 को रख सकते हो याद, क्योंकि मेरे किसी करीबी का बर्थडे आता है इस दिन, तो मुझे ये डेट याद है। आप भी इसी तरह से किसी बर्थडे के रूप में इसको याद रख सकते हो। जनरल डिस्कशन की अगर हम बात करें, 5 दिन तक जनरल डिस्कशन इसके ऊपर चली, पहले ड्राफ्ट के ऊपर, 9 नवंबर 1948 तक।
फिर सेकंड रीडिंग स्टार्ट होती है इसकी क्लास बाय क्लास। देखो पहले उन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ा 5 दिन तक, फिर उसकी जो सही रीडिंग है वो सेकंड रीडिंग स्टार्ट होती है क्लास बाय क्लास। ओके, सो इसको लगभग 1 साल ही लग जाता है। नवंबर 15 1948 से स्टार्ट होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक ये सेकंड रीडिंग चलती है। अबाउट 7653 अमेंडमेंट प्रपोज की जाती हैं, मगर केवल 2473 वर एक्चुअली डिस्कस्ड इन द असेंबली। ठीक है, तो लगभग कितनी यहाँ पे बताई जाती हैं और कितनी ही यहाँ पे एक्चुअली डिस्कस की जाती है असेंबली में। फिर थर्ड रीडिंग स्टार्ट हो जाती है 14 नवंबर को और मोशन ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास ऑन द November 26, 1949 एंड रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को ये फाइनल जो ड्राफ्ट है वो पास हो जाता है और इसको सिग्नेचर भी कर दिया जाता है। अब बात करते हैं जो टोटल स्ट्रेंथ थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें से सिर्फ 284 मेंबर्स ही उस दिन एक्चुअली प्रेजेंट थे जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया गया। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था? प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे। याद रखिएगा एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे। ठीक है, सो जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कब इनेक्ट किया गया? जब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया और इनको मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये तो सब जानते हैं, मॉडर्न मनु के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? उस दिन इनेक्ट तो हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, मगर सारे के सारे प्रोविजन उस दिन लागू नहीं हुए थे, सिर्फ कुछ ही प्रोविजन उस दिन लागू हुए थे। ठीक है, जैसे सिटीजनशिप के रिलेटेड, इलेक्शन के रिलेटेड, प्रोविजनल पार्लियामेंट के रिलेटेड, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशन प्रोविजन के रिलेटेड। देखो अगर इलेक्शन वाला प्रोविजन वो लागू नहीं करते तो किस तरह से फिर इलेक्शंस होती? ठीक है, तो 324 आर्टिकल अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है। आपको पता है कर्नाटक में इलेक्शन हो रही है और अभी इलेक्शंस का ये सिलसिला चलता ही रहेगा कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में। तो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। और कौन कौन से आर्टिकल लागू हुए थे 26 नवंबर को, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। जैसे सिटीजनशिप के रिलेटेड हैं कुछ 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल आप याद रख सकते हो अपनी सहूलियत के अनुसार। और पॉलिटी का पूरा नहीं पढ़ना होता है बेसिकली, मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ब्रॉड वाइज, मगर आपको वो देख के चलना है कि करंट अफेयर के साथ आपको क्या होना है, आपको यूज टू होना पड़ेगा। करंट अफेयर में कौन सा जो आर्टिकल है वो आ रहा है बार बार न्यूज़ में, जैसे आर्टिकल 21 हो गया, 21A हो गया। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 14 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आर्टिकल जो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 51A हो गया। ठीक है, मुझे याद भी नहीं कुछ ज़्यादा, मगर जो भी आर्टिकल आपको न्यूज़ में लगते हैं तो वो वाला जो टॉपिक है वो आपने उठा के ज़रूर चलना है। रिमेनिंग जो प्रोविज़न है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं। क्यों होते हैं? अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि 26 जनवरी 1950 की हमने डेट क्यों चुनी थी। क्योंकि ये डेट जो है वो एक हिस्टोरिकल डेट को क्या करती है, दर्शाती है। बिकॉज 1930 में 26 जनवरी के दिन ही, ठीक है, 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी चीज़ को मतलब इसको एक यादगार बनाने के लिए आप बोल सकते हो, इसको याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस दिन लागू होता है। ठीक है, तो लाहौर का सेशन हुआ था दिसंबर 1929 को INC का। तो 26 जनवरी 1930 को उन्होंने बोला था कि हम पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर देंगे, तो इसलिए ये डेट रखी थी। ये अब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, आप इन सब से आगे बढ़ गए हो। आई थिंक मैंने पहले भी पढ़ा रखा हो VLW की प्लेलिस्ट में, अगर आप देखोगे तो मैं दोबारा से आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको फ्रेश लगे एकदम। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो सिंबल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है वो एलिफेंट था। एक सेकेंड रुकिएगा। तो सिंबल एलिफेंट क्यों रखा गया था? बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, तो इसलिए एलिफेंट साइज का इसको बोलते हैं और इसलिए इसका एलिफेंट सिंबल भी रखा गया। ठीक है, तो सर B.N. राव को कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र बनाया गया था। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। H.V.R. अयंगर को सेक्रेटरी और S.N. मुखर्जी को चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, या आप बोल सकते हो जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो S.N. मुखर्जी ने प्रिपेयर किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया था बेसिकली। ठीक है, हैंड रिटन था, वो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नरेंद्र राजादा ने। प्रेम बिहारी नरेंद्र राजादा ने इसको इटालिक स्टाइल में अपने हाथों से लिखा था। ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। अगर आप ओरिजिनली इसकी फ़ोटो देखोगे, ओरिजिनली गूगल पे आपको मिल जाएगी, तो आप देखोगे तो बहुत सुंदर से इसको लिखा गया है। और ये पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे ये अभी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे रखा गया है। एक हीलियम का केस है उसमें रखा गया है ताकि ये ख़राब ना हो। हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, मगर लेटर एक प्रोविजन बनाया गया इस रिगार्ड में बाय द 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। ठीक है, तो हिंदी में भी फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और एक अमेंडमेंट इंसर्ट किया गया, दैट इज द आर्टिकल 394A इन द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्ट कितना है 10, 20 और 22। ठीक है, रोमन नंबर्स पढ़े हैं 10, 20, 21, 22। ठीक है, तो 22 पार्ट में आर्टिकल देखो, ये बड़ा वाला जो ए होता है ना, जब भी किसी आर्टिकल के आगे लगा हो तो इसका मतलब होता है अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। ओके, सो चलिए ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर किसी को वीडियो स्लो लग रही है तो आप जो है स्पीड बढ़ा सकते हो। मैं वो मज़े से पढ़ा रही थी और लगभग ये 11 बजने को हैं अभी। ठीक है, तो थोड़ा थक भी गई हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, मगर फिर भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, तब तक आप रिवाइज कीजिए।